नमस्कार साथियों, आपका संभव एकेडमी SGNR में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं KR जानी आपके सामने हाजिर हूँ राजस्थान के भौतिक भूगोल को लेके। 2 क्लासें हो चुकी है अपनी इस पे। आज अपनी चर्चा कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कल जो लास्ट में जो आपने पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, उसमें उसका विभाजन पड़ा था, किस प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका विभाजन किया था 2 भागों में। पहला देखा था आपने संरचना व बनावट के आधार पर। इसमें 4 प्रकार बताए थे। पहला महान मरुस्थल, दूसरा है चट्टानी मरुस्थल, तीसरा है पथरीला मरुस्थल, चौथा है लघु मरुस्थल। इसके बाद में अपनी जलवायु या शुष्कता के आधार पर विभाजन। इसमें 2 भाग पढ़े थे अपने। एक पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश के अंदर आगे फिर 2 भागों में डिवाइड किया था इसको। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर क्या पढ़ना है अपने को कि बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है, इनका प्रकार। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर मुख्यतः अपने को ऊपर की तरफ लिख देता हूं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें लाठी सीरीज, बॉर्डर्स और रन टाट प्लेयर, जीवाश्म उद्यान, इनकी चर्चा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में करेंगे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट था वो था अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें अपने को पढ़ना है गग्गर का मैदान,
शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, और लोणी प्रदेश या गढ़वाल प्रदेश। इस तरह से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन किया जाता है। अब अपने एक एक की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहला शुरुआत करते हैं संरचना व बनावट के आधार पर। संरचना और बनावट के आधार पर मैंने आपको 4 उप प्रकार बताए हैं इसके। पहला है महान मरुस्थल, इसकी चर्चा करते हैं। पहला है महान मरुस्थल। तो देखो राजस्थान का मैप यदि अपने देखते हैं तो इस तरह से है। इस तरह से पश्चिमी राजस्थान है अपना, इस तरह से। ये जो पश्चिमी राजस्थान है इसको संरचना बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला महान मरुस्थल, इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर राज्य है पंजाब। यहाँ जो राज्य लगता है गुजरात, और गुजरात राज्य यहाँ पे गुजरात राज्य की एक खाड़ी लगती है, कच्छ की खाड़ी। यानी महान मरुस्थल का जो विस्तार है, वो कच्छ की खाड़ी से लगाकर खाड़ी से पंजाब तक है। भारत पाक की सीमा के सहारे, भारत पाक की सीमा के सहारे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सीमा फैली हुई है। इसी के सहारे कच्छ की खाड़ी से लगा के और पंजाब राज्य तक ये महान मरुस्थल फैला हुआ है। इसी महान मरुस्थल को सहारा में ईरग कहते हैं, या कहीं पर लिखा होता है अरग। और इसी महान मरुस्थल को तुर्किस्तान में कॉडरम बोलते हैं। शब्दावली ध्यान रखना, यहां से सीधा मिलान करने में क्वेश्चन पूछा जाता है। महान मरुस्थल यहां पर सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप, यानी यह क्षेत्र बालू का स्तूपों से युक्त क्षेत्र होता है। विस्तार कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक भारत पाक की सीमा के सहारा में इसी मरुस्थल को ईरग या अरग बोलते हैं। तुर्किस्तान में इसे कॉडरम बोलते हैं। दूसरी अपनी बात करते हैं चट्टानी मरुस्थल। दूसरा है चट्टानी मरुस्थल। देखो ये जो भाग आता है बीकानेर, जैसलमेर, यहां पर जोधपुर और ये बाड़मेर, इस क्षेत्र में कहीं कहीं पर चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में इसे चट्टानी मरुस्थल के नाम से जानते हैं, चट्टानी मरुस्थल। और सहारा में
इस मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। हमादा मुख्य जो क्षेत्र रहता है इसका जैसलमेर का पोखरण और रामगढ़ क्षेत्र रहता है। ये जो क्षेत्र होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद अपने बात करते हैं तीसरा जो इसका प्रकार आता है वो है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल ये क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। यहां पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे जैसलमेर में पटुओं की हवेली बनी हुई है, बाड़मेर में भी पर्वत पाया जाता है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग जहां पे बना हुआ है। ये जो क्षेत्र है जहां पर पहाड़ियां पाई जाती हैं उस क्षेत्र को पथरीला मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और इसी पथरीले मरुस्थल को सहारा में रेग कहते हैं। सहारा में रेग बोलते हैं और लीबिया व मिस्र में सिटीर बोलते हैं। पथरीला मरुस्थल सहारा में रेग बोलते हैं, लीबिया मिस्र में स्टील बोलते हैं। इसके बाद अपनी बात करते हैं लघु मरुस्थल की। चौथा जो प्रकार रहता है अपना वो रहता है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल देखो इस पूरे क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू वाला बेल्ट भी आ जाता है और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नीचे जालौर, ये जो पूरा क्षेत्र है यहां पर इस क्षेत्र के अंदर यानी कच्छ के रण से लगा के और बीकानेर की जो महान मरुभूमि है मुख्य ये क्षेत्र आता है। यहां पर छोटे छोटे बालू का स्तूप पाए जाते हैं जिन्हें लघु मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इनकी रहती है वे इन मरुस्थलों के मध्य जो निमन भूमि होती है, मध्य निमन भूमि जहां पर वर्षा जल भर जाता है तो इसे रन कहा जाता है। रन दोबारा बता देता हूं, लघु मरुस्थल यानी इस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी से लगा के मुख्यतः बीकानेर का जो क्षेत्र आता है यहाँ पर छोटे छोटे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इन्हें लघु मरुस्थल कहा जाता है। और इन्हें लघु मरुस्थल के मध्य जो निमन भूमि होती है वहां पर वर्षा का जल भर जाता है और इसे रन कहा जाता है। बात आगे समझ में। अब अपने आगे चर्चा करते हैं शुष्कता व जलवायु के आधार पे पश्चिमी मरुस्थल का वर्गीकरण। शुष्कता व जलवायु के आधार पे पश्चिमी मरुस्थल का वर्गीकरण 25 सेंटीमीटर संवत्सरी का है जो शुष्कता के आधार पे शुष्क एवं अर्धशुष्क दो भागों में इसको विभाजित करती है। तो देखो ये अपना रहता है राजस्थान इस तरह से, ठीक है। यहां पे ये भाग फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थल। देखो ये है अरावली पर्वतमाला। इस तरह से यहां पर मैंने अरावली पर्वतमाला बताई, पर्वतमाला, और ये है
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहले तो ये देखो कि अरावली पर्वतमाला की समांतर एक समवर्षा रेखा गुजरती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो अरावली को इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करती है। या आपसे ये पूछे कि पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और एक समवर्षा रेखा गुजरती है बीकानेर, दक्षिणी भाग, जैसलमेर और इस तरह से बाड़मेर में। ये समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। ये क्षेत्र कहलाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये जो क्षेत्र है पूरा ये कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि पूरे राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अरावली पर्वतमाला से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब अपनी बात करते हैं इनकी अलग अलग। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें अपने दो भाग पढ़े थे, एक तो था बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। यहां से इनका परसेंटेज में क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, तो बालुका स्तूप जो युक्त प्रदेश है वो रहता है 58.50%, यानी लगभग 60%, और मुक्त प्रदेश है वो रहता है 41.50%। जहां पे बालुका स्तूप नहीं पाए जाते वो क्षेत्र रहता है 41.50%, लगभग 40%। अब अपनी बात करते हैं कि बालुका स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। बालुका स्तूप, पहले इसकी चर्चा करते हैं बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका निर्माण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्त तो मुख्य 3 शर्तें रहती है। एक तो हवा की गति तेज होना, हवा की गति का तेज होना, ठीक है। दूसरा रहता है कोई भी अवरोध, और बालुका स्तूपों का मुख्य जो निर्माण होता है, जो परिणाम माना जाता है, वो माना जाता है अपर्दन व निक्षेपण का। अपर्दन और निक्षेपण दोनों का परिणाम माना जाता है। और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक अपर्दन होता है वो होता है वायु के द्वारा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो है अपना, इसके निर्माण की बात कर ली, अपर्दन निक्षेपण की बात कर ली। सर्वाधिक निर्माण इनका किस महीने में होता है? सर्वाधिक निर्माण तो ये महीना रहता है मार्च से जुलाई। आपसे यदि ये पूछा जाए भी सर्वाधिक बालुका स्तूप राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो वो जिला रहता है जैसलमेर। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि सभी प्रकार के जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो जिला कौन सा है, तो वो है जोधपुर।
सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में, सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। यहां तक समझ में आ गया। अब अपने आगे चर्चा करते हैं इनके प्रकार, बालू का स्तूपों के प्रकार। तो देखो, 3 व्यक्तियों का नाम मुख्य पढ़ते हैं अपने, जिन्होंने बालू का स्तूपों का प्रकार बताया था। पहले व्यक्ति का नाम आता है वेगनॉल्ड महोदय, दूसरा है हेग महोदय, और तीसरा जो रहता है वो है मेकी महोदय। यानी पहला व्यक्ति है वेगनॉल्ड महोदय, वेगनॉल्ड महोदय। इन्होंने बालू का स्तूपों के 2 प्रकार बताए, 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो बरखान बताया था और एक सीप बताया था। दूसरे व्यक्ति का नाम आता है हेग महोदय। इन्होंने बालू का स्तूपों के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। इसके बाद में आती हैं मेकी महोदय। मेकी महोदय इन्होंने बालू का स्तूप के 8 प्रकार बताए थे, 8 प्रकार। इनके अनुसार जो बालू का स्तूप रहते हैं, पहला है अनुदैर्ध्य, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा है बरखान, चौथा है पैराबोलिक, पांचवा है तारा बालू का स्तूप, छठा है नेटवर्क बालू का स्तूप, सातवां है सबरकापी बालू का स्तूप, और 8वां है अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। वेगनाथ महोदय ने 1931 में विभाजन किया था, और हेग महोदय ने वेगनाथ ने 1933 में किया था, हेग महोदय ने 1941 में विभाजन किया था, और मेकी महोदय ने 1979 में विभाजन किया था। तीनों बता दिए। वेगनाथ महोदय 2 प्रकार, बरखान और सीप। हेग महोदय 3 प्रकार, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। और मेकी महोदय 1979 के अंदर 8 प्रकार बताए हैं, उनकी चर्चा की है। अब अपने को इनको एक एक पढ़ना है, अलग अलग कहाँ मरते हैं, मुख्य स्थान इनका कौन सा रहता है, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस तरह से मरते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना कि राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है या बालू का स्तूप का प्रकार है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो प्रकार मैंने आपको बताए हैं ये ध्यान में रखना, इन्हीं में से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। अब अपनी बात करते हैं एक एक को लेकर। पहला देखते हैं अपने अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप रहता है, पहला है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसे पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी बोलते हैं, पवनानुवर्ती। इसे रेखीय बालू का स्तूप भी बोलते हैं और इसे सीप बालू का स्तूप भी बोलते हैं। किस तरह से होती है इनकी आकृति? ये पवनों के दिशा के
समानांतर बनते हैं और रे के रूप में बनते हैं। किस तरह से देखो, यदि इस तरह से हवा चल रही हो तो इनका निर्माण इस तरह से होता है। यानी हवा के समानांतर इस तरह से हवा चलती है और ये रेखा के रूप में इस तरह से बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। इसके लिए जो आवश्यक शर्त रहती है वो क्या रहती है? हवा नियत या कांस्टेंट होनी चाहिए। एक बार आरपीसी का क्वेश्चन पूछा गया था भी ऐसे कौन से बालुका स्तूप हैं जो जिनका आकार छोटा होता है और नियत वायु रहती है, तो वो है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जेईएन की भर्ती के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सरस्वती नदी घाटी में पाए जाने वाले बालुका स्तूप कौन से हैं? पाए जाने वाले बालुका स्तूप कौन से हैं? तो आंसर रहता है अपना अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, क्योंकि जहां पर सरस्वती नदी घाटी बहती है वहां पर जो बालुका स्तूप बनते हैं उस क्षेत्र में वो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप है। मुख्य जो इनका क्षेत्र रहता है, मुख्य क्षेत्र वो रहता है जैसलमेर दक्षिणी पश्चिमी एरिया, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और बाड़मेर का क्षेत्र और कुछ क्षेत्र आता है इनमें जोधपुर। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, इसके लिए नियत हवा चाहिए, यानी कांस्टेंट हवा जरूरी होती है और इनका आकार छोटा होता है। पवनानुवर्ती बालुका स्तूप भी बोलते हैं इन्हें रेखीय बालुका स्तूप भी बोलते हैं, इन्हें सीप बालुका स्तूप भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जो बताया है ये जेईएन की भर्ती 2016 में पूछा गया था, सरस्वती नदी घाटी में पाए जाने वाले बालुका स्तूप कौन से हैं? तो वो है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था भी नियत हवा और छोटे आकार के जो बालुका स्तूप हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो वो रहता है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अब अपनी बात करते हैं, दूसरा रहता है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। आगे जो अपने रहते हैं उनकी चर्चा अपने कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे संभव एकेडमी SGNR को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।